हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करेंगे मॉडल पेपर 5 का सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे अपने एमसीक्यू, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू से। तो एमसीक्यू में फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 इज। क्या बोला गया भी 400 के जब अपने प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद उनकी जो पावर्स आएगी उनका सम कितना होगा। तो देखो जैसे 400 के जब अपने प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 85 जा 400। तो 400 क्या आ गया 2 रे टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रे टू पावर 2। तो 4 और 2 कितना हो गया 6। पावर का सम पूछा गया था, पावर कितनी है 4 और 2, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। अपने पास दो नंबर है, इन दो नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि हर बार अपने पास 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। ये दो नंबर, इनको किन नंबर से डिवाइड करें ताकि हर बार अपने पास रिमाइंडर 5 बचे। तो क्या करेंगे, इनमें से 5 5 माइनस करके लिख लेंगे। तो मैंने लिख लिया 245 और 1029, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इनमें से अपने 5 5 पहले माइनस कर लेंगे, तो ये हो गया मेरे पास 240, ये हो गया 1024। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद जो एचसीएफ आएगा वो इसका आंसर होगा। तो जैसे 240 है, 240 के प्राइम फैक्टर जब मैं करूंगा तो देखो 2 से किया ये आ गया 120, फिर 2 से किया 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से किया 5 और फिर 5 से 1। तो 240 किसके इक्वल आ गया, 240 इज इक्वल टू 2 रे टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार 1024 ये होता है 2 रे टू पावर 10 होता है। करके देख लेना आप, इस प्रकार से ये 2 रे टू पावर 10 आ जाएगा। तो यहां पे लिख लेना 1024 इज इक्वल टू 2 रे टू पावर 10। अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2 रे टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रे टू पावर 6। ठीक है, क्योंकि ये इसका भी आंसर क्या आएगा 2 रे टू पावर 10 आ जाएगा। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखो कॉमन क्या है 2 रे टू पावर, इसमें भी है मींस इसमें भी 2 रे टू पावर 4 है और इसमें भी। तो 2 रे टू पावर 4 कितना होता है 16। तो 16 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हर बार अपने पास 5 ही रिमाइंडर बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 16। उसके बाद देखो अपने को ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में पॉलिनोमियल फंक्शन किसका है, एक्स का। ग्राफ में पॉलिनोमियल फंक्शन किसका है, एक्स का। तो यह पूछा गया भी इसमें कितनी जीरो जाएगी। तो ये देख लेना, ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ यानी कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है, इसको ग्राफ कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह ये रही और दूसरा ये रहा। तो जहां जहां पे कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतनी क्या आ जाएगी अपने पास जीरो आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, ये अपने को एक इक्वेशन दी हुई है, अपने को लीनियर इक्वेशन है 4x + 3y - k इज इक्वल टू 0। और इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। यहां पे मैं लिख देता हूं 4x + 3y - k इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू ये दे रखी है और y की वैल्यू -2 है। तो k की वैल्यू पूछी गई है, अभी k की वैल्यू कितनी आएगी। देखो 4 × 3 + 3 × -2 k इज इक्वल टू 0। x की जगह पे मैंने 3 रख दिया और y की जगह पे मैंने -2। तो ये आ गया 12 - 6 - k इज इक्वल टू 0। 6 - k इज इक्वल टू 0 हो गया। k को जब राइट साइड में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ये अपने पास एक एपी है 3 + √2 3 + 2√2, ये एपी है। तो ये बोला गया है इससे आगे वाली टर्म कौन सी होगी, मींस a1 a2 a3 a4 पूछा गया, a4 कौन सी होगी। तो पहले अपने d निकाल लेंगे, d इज इक्वल टू a2 - a1, तो 3 + √2 - 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई √2। तो अब निकालना कौन सा, a4 क्या होता है a + 3d। तो a की वैल्यू अपने पास 3 + 3√2 क्या आ गया 3 + 3√2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो पांचों क्वेश्चन ये अपने सोल्व हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, 7, 8 और 9 पार्ट। 6 पार्ट देखो क्या कह रहा है, फॉर द एपी, अपने को एक एपी दी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। इस एपी का अपने को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म तो देखो कौन सी है -5 और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू a2 - a1 होता है। तो a2 है -1 - -5।
A2 अपने पास -1 और ये वाला माइनस यहां पे आ गया, और A1 कितना था -5, तो -1 + 5 = 4। तो अपना आंसर क्या आएगा? -5 और 4, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। उसके बाद देखो इन द फिगर मैंने फिर नहीं ड्रॉ की, फिगर कर देता हूं मैं ड्रॉ। ये फिगर मैंने ड्रॉ कर दी। A B C D, ये अपने को फिगर दी हुई है। इस फिगर के अंदर ये बोला गया भी DE पैरेलल है BC के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी ये अपने पास क्या है? बीपीडी थ्योरम है। बीपीडी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होती है? AE अपॉन EC। फर्स्ट कंडीशन तो अपने पास क्या होती है? AD अपॉन DB = AE अपॉन EC। दूसरा AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, तो आ जाएगी AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। दूसरी कंडीशन ये होती है अपने पास। और तीसरी होती है अपने पास BD अपॉन AB, BD अपॉन AB, BD अपॉन AB किसके इक्वल हो जाएगी? CE अपॉन AC। ये तीन कंडीशंस होती है अपने पास। तो देखो यहां पे अपने को तीनों को तीनों दे रखी है। पहला देखो AD अपॉन BD, DB का लो या BD का लो, एक ही बात है, = AE अपॉन EC लिखना था, यहां पे मैंने गलत लिख दिया EC। देख लो पहली कंडीशन ये रही, सही है। दूसरा देखो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB किसके इक्वल होगी? AE अपॉन AC, ये भी सही है अपने पास। और तीसरा BD अपॉन AB = CE अपॉन AC, ये भी फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, यानी कि सभी की सभी सही है। नेक्स्ट पार्ट देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। अपने को दो ये लाइन दे रखी है, ये लाइन सेगमेंट है अपने पास AB। ए के कोऑर्डिनेट्स अपने को दे रखी हैं x + 4 और y + 5, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का। और b के दे रखे अपने को 6 - x और 3 - y। तो अपने को मिड पॉइंट बताना है। मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y, ये कौन कौन से होंगे ये बताना है अपने को। तो क्या करेंगे? x1 + x2/2 किसकी वैल्यू जाती है? x की। ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। जब x1 + x2/2 करते हैं तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स x + 4 + 6 - x/2, x + 4 6 - x/2। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, 6 और 4 कितना होगा? 10, तो अगर 10/2 = 5, ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब y की निकालेंगे, y की वैल्यू के लिए y1 + y2 अपॉन में 2, तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू y + 5 प्लस y2 की वैल्यू 3 - y अपॉन में 2, किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। तो y से y कैंसिल आउट हो गया, 5 और 3 कितना हो गया? 8/2, तो y = कितना आ गया? 4। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, देख लो कौन सा ऑप्शन है? x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट देखो, बोला गया भी cos A की वैल्यू 12/13, तो वही पंडित बद्री प्रसाद लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन cos थीटा किसके इक्वल होता है? = बेस अपॉन हाइपोटेनिस। साइन थीटा cos थीटा किसका? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस दे रखा अपने को 12 और हाइपोटेनिस दे रखा 13। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये एंगल अपने पास, इसे ए मान लो, ABC। ये जो नाम दे रखे ना, वही नाम अपने एंगल का मानना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बेस कितना 12 है और हाइपोटेनस कितना 13, तो परपेंडिकुलर अपने निकाल लेंगे पाइथागोरस से। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर = हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइपोटेनस 13 की स्क्वायर करेंगे, -12 स्क्वायर, ये आ गया 169 - 144। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर आ गया अपने पास 25, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5। परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 है, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया? 5 के। ये आ गया अपने पास 5। अब निकालना है कि अपने को साइन ए किसके इक्वल होता है? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस,
परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, तो क्या आंसर आ जाएगा 5/13। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चारों पार्ट ये भी अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10, 11, 12, 13 और 14। क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 में क्या बोला कि देखो इफ द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट पॉइंट इज 60 डिग्री देन द हाइट ऑफ द टावर इज। क्या बोला गया, डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं आपको। ये डायग्राम है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, हाइट फाइंड करनी है, और डिस्टेंस अपने को दे रखी है 100 मीटर। ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया, भी अपने पास एक टावर है, टावर का जो फुट पॉइंट्स है उस फुट पॉइंट से 100 मीटर डिस्टेंस से टावर का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो बताओ टावर की हाइट कितनी है। तो कैसे निकालेंगे अपने, देखो पंडित बद्री प्रसाद पे आ जाते हैं अपने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। तो परपेंडिकुलर अपने पास है h और बेस है 100 मीटर इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो h/100 tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो हाइट कितनी आ गई 100√3 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर म्यूचुअली। ठीक है, क्या बोला गया, एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, सर्कल का ये अपने पास डायमीटर आ गया। डायमीटर के जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है डायमीटर के ऊपर, ये टेंजेंट कैसी होती है, देखो टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर के एंड के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है सर्कल के, वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, पैरेलल होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, सीकेंट होती है। ये कौन सी है, पैरेलल होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, इफ द टेंजेंट्स टी ए एंड टी बी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। डायग्राम बना देता हूं मैं पहले। ये सर्कल आ गया जिसका सेंटर है ओ, यहां पे टेंजेंट मैंने ड्रॉन कर दी टी ए और टी बी। पॉइंट ई आर इंक्लाइंड एट एंगल 70 डिग्री। ठीक है, क्या बोला गया, अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के दो टेंजेंट ड्रॉन कर दी पॉइंट टी से, टी ए और टी बी। दोनों जो टेंजेंट से कहते हैं वो इंक्लाइंड है, कहते हैं 70 डिग्री के ऊपर। तो अपने को एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल बताना है अपने को। ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं अपना, ये दोनों जो एंगल होते हैं ना ये 180 डिग्री के होते हैं। अगर ये 70 डिग्री का तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री का। दोनों 180 डिग्री के हैं तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये 90 के होते हैं, ये दोनों 180 के मिलके बनते हैं। तो आंसर आ जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इच क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल के 4 क्वाड्रेंट अपने पास, ये 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो हर एक क्वाड्रेंट का सर्कल का ये एंगल कितने डिग्री का होता है ये पूछा गया है। कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री की। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर है ये, देखो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, कौन सा होता है 3πr²। ये होलो हेमिस्फीयर का होता है, ये यानी कि ये पूरे स्फीयर का होता है ये सरफेस एरिया। और 2/3πr³, स्क्वायर तो किसी का भी नहीं होता। 2/3πr³ क्या होता है, वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3πr²। तो ये क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 15, 16, 17 और 18। पार्ट नंबर 15 देखो क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, द साइड ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया दिया गया अपने को क्यूब का 486 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो टीएस से ऑफ क्यूब क्या होता है, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो अपने को इसकी साइड बतानी है, साइड कैसे निकालेंगे, 486 इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 486 अपॉन में 6, कटिंग करने पे आ गया 81। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, तो ए कितना हो गया 9, क्योंकि 9 की स्क्वायर है तो ए कितना आ गया 9। साइड कौन सी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, इफ द मीन, ये अपने पास 4 नंबर है, इसका मीन है 9, तो बताओ तो x की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो 5 + 7 + 9 + x अपॉन में 4 इज इक्वल टू कितना 9। मीन कैसे निकालते हैं,
सम ऑफ द नंबर अपॉन टोटल नंबर, सम ऑफ नंबर ये आपने लिख दिया, अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 4, तो 5 और 7 12 21 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 माइनस 21, x इज इक्वल टू 15। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो मोड, ये अपने को मोड का डेटा दिया हुआ है और इस डेटे से अपने को ये बताना है भी इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो पहले मोड का फॉर्मूला देखो क्या आता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, ये होता है मोड का फॉर्मूला। तो इसमें फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है अपने पास f1 वाली, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो देख लो ये वैल्यू कहां पे 15, फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो इनमें से कौन सा नंबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, कौन सा 1.1, क्यों प्रोबेबिलिटी कहां से होती है 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक होती है। या अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज कितना आएगा 0% टू 100% यहां तक होती है, तो ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया ए। तो एमसीक्यू सारे के सारे अपने क्या हो गए कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल 6 पार्ट इसके, एक मार्क्स के। तो पहला पार्ट देखो क्या है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2x + 4 = 0 आर। इसके रूट्स कैसे होंगे, देखते हैं कैसे होंगे, कैसे निकालेंगे अपने 3x², यहां पे कर देता हूं 3x² - 2x + 4, इससे अपने डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उससे अपने चेक करेंगे रूट्स कैसे आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, = b² - 4ac, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है x का कोफिशिएंट, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म, तो -2² - 4 × 3 × 4, तो कितना आ गया 4 - 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 = -44। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया -44, ठीक है। ये -44 क्या आ गया लेस देन 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया अपने पास लेस देन 0। जब अपने पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है, ये अपने पास रियल रूट्स नहीं होते, उसे अपने कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। तो यहां पे आंसर क्या आ गया इमेजिनरी। देखो 3 कंडीशन होती है अपने पास भी, अगर अपने पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो 2 रियल इक्वल रूट्स निकलते हैं, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो क्या होता है भी अपने पास कोई रियल रूट्स नहीं निकलते, उन्हें अपने इमेजिनरी बोलते हैं। नेक्स्ट देखो द nth टर्म ऑफ एन एपी इज, अपने को एपी का फॉर्मूला लिखना है, an क्या होता है, an = a + n - 1 d, ये फॉर्मूला लिखना है अपने को यहां पे सिर्फ। द वैल्यू ऑफ cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री, ये फॉर्मूला है, देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, थीटा बराबर है ना, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा = कहता है 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखो इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, ये अपने पास ट्रायंगल है, यहीं पे बना देता हूं, ये ट्रायंगल है, ये अपने पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें बोला गया है इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड, इस साइड की स्क्वायर, हाइपोटेनस की क्या करेंगे अपने स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। ये किसके इक्वल है, इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, हाइपोटेनस इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर के इक्वल है। इस प्रकार का ट्रायंगल कौन सा होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल है। देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड, तो ये बताना है भी इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो एंगल कैसा होगा, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है ये वाला, तो ये कौन सा होगा राइट एंगल, इसका आंसर क्या आ जाएगा राइट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट देखो द टेंजेंट्स नोन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, ये सर्कल है, ये डायमीटर आ गया, डायमीटर के एंड पे जो अपने टेंजेंट ड्रॉन करेंगे ये कैसी होगी पैरेलल, ये मैं एमसीक्यू में भी आपको कराया था अभी क्या आ गया पैरेलल आएगी ये। नेक्स्ट देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट मींस जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0, क्या आएगी 0। ये अपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए यहाँ पे। तो चलिए बच्चे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 12 ऑप्शन 12 पार्ट हैं, एक एक करके सभी सोल्व करेंगे अपने। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं, देखो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स 12 and 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को 12 और 20 क्या अपने को एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे अपने, पहले 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 और 20 को कैसे लिखेंगे, 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या करेंगे, जो कॉमन है इसके अंदर वो ले लेंगे। कॉमन कौन सा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 और एलसीएम इज इक्वल टू, जो कॉमन है वो तो अपने लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन तो अपने लेंगे। इसके अलावा जो नंबर बच गए वो भी लिख देंगे अपने, 3 मल्टीप्लाई 5 तो कितना गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये आ गया एलसीएम और ये आ गया अपने पास एचसीएफ आ गया। नेक्स्ट देखो फाइंड द एचसीएफ ऑफ 44 एंड 99। 44 और 99 का अपने को एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सेम ही कर लेंगे। 44 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 11 और 99 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 11। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, तो एचसीएफ ऑफ 44 एंड 99 इज इक्वल टू 11 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन क्या रहा है दोनों के अंदर, 11 ही है। नेक्स्ट देखो, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी 103 है, तो अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में मानेंगे अपने इज इक्वल टू 0 मान लेंगे, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो हो गया 9 प्लस 9 प्लस k इज इक्वल टू 0। 18 प्लस k इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -18, क्योंकि इसे जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अपने को इन दो इक्वेशन को कंपेयर करना है। इन दो इक्वेशन को अपने कंपेयर करना है कैसे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, और उसके बाद ये बताना है भी ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इन दोनों को कंपेयर करके इस प्रकार से और ये बताना है भी ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मींस इनके कोई सोल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये बताना है। इसमें अपने पास 3 कंडीशन होती है, कौन कौन सी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होता है, इसके सोल्यूशन निकलते हैं, ठीक है, तो इसे बोला जाता है कंसिस्टेंट। इसका एक यूनिक सोल्यूशन होता है और इसे कंसिस्टेंट बोला जाता है। दूसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये भी होता है कंसिस्टेंट होता है, ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। और इसके क्या होता है भी, कोइंसिडेंट लाइंस होती है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। और तीसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसी कंडीशन को अपने बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस होती है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। अब देखें इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है इनको कंपेयर करने पे, तो ये रहा अपने पास, ये देख लेना, ये a1 है, ये वैल्यू a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a1 b1 c1, इसमें a2 b2 c2, a2 b2 c2, इनको अपने कंपेयर करेंगे तो 4/3 अपॉन में क्या लिखेंगे, 2। यहां पे सिंगल टर्म है ना, इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। उसके बाद 2 अपॉन 3, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। उसके बाद 8 अपॉन 12। अब क्या करेंगे, इनकी कटिंग कर देंगे जितनी मैक्सिमम कटिंग हो सकती है। कटिंग होने के बाद फिर कंपेयर करेंगे भी क्या इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो इससे अपने कैसे लिखेंगे, इससे लिख देंगे अपने इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 1/2। जब 4 टर्म्स हो जाती है ना अपने पास, तो क्या कहते हैं, 2 टर्म सेम पड़ी रहती है और नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो ये कटिंग करने पे क्या गया, 2, तो ये 2/3। पहली टर्म अपने पास बन गई 2/3। यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं हो सकता, ये भी क्या है, 2/3 है। और इसको 4 के टेबल से कटिंग करेंगे तो ये कितना आ गया, ये भी 2/3 आ गया। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। देख लो कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली, मींस ये कोइंसिडेंट लाइंस है, इससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या आ गया, ये कंसिस्टेंट है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास चारों पार्ट ये कंप्लीट हो गए अपने। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5, 6, 7 और 8। पार्ट नंबर 5 देखो क्या है, व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हु फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो अपने को ये बताना है भी इस एपी की फिफ्थ टर्म कौन सी होगी।
तो फिफ्थ टर्म अपने कैसे निकालते हैं, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a5 अपने पास क्या होता है, a प्लस 4d। इसका आंसर यही आ जाएगा, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d आ जाएगा। या अगर आपने फॉर्मूले से लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे a5 लिखेंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस 1d, तो क्या आ गया a प्लस 4d। इस प्रकार करके आना, तो इस प्रकार करके आ जाना, डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। पर इस प्रकार करके आना, ठीक है, मेरा मानना है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स माइनस ए एंड माइनस ए माइनस ए। इनके बीच में डिस्टेंस बतानी है अपने को। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो क्या निकल जाती है, डिस्टेंस निकल जाती है अपने से। तो यही हो गया x1, ये y1, x2 y2। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो माइनस a माइनस माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या माइनस a माइनस a होल स्क्वायर। देखो क्या किया मैंने, पहले लिखा x2, x2 की वैल्यू कितनी है, माइनस a, ये माइनस वाला साइन यहां पे आ गया। अब x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस a, ये वाला आ गया, प्लस y2 की वैल्यू ये रही माइनस a, और ये वाला साइन आ गया, प्लस y1 की वैल्यू क्या है a। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस a प्लस a, ये हो गया माइनस a प्लस a होल स्क्वायर प्लस माइनस ए और माइनस ए कितना होगा, माइनस का 2a होल स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट के अंदर बंद करेंगे अपने, तो माइनस ए प्लस से क्या होगा, जीरो, कैंसिल आउट हो गया, दोनों जीरो की स्क्वायर जीरो होती है, तो जो होगा जीरो प्लस इसकी ये कौन सा हो गया, माइनस टू की स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, और ए की स्क्वायर कितनी होगी, ए स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर बन गया अपने पास, 4a स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के अंदर है ना 4a स्क्वायर, तो क्या करेंगे अपने, इसका आंसर क्या आ गया 2a, ठीक है। ये क्या आ गया 2a, क्यों, 4 की स्क्वायर रूट कितनी होगी 2, a स्क्वायर की स्क्वायर रूट कितनी होगी a, तो आंसर क्या आ गया 2a, अपना फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। कैसे फाइंड करेंगे, 2 पहले मैं लिख लेता हूं, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ना माइंड के अंदर आपके छपा होना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 10 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 के इक्वल, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 3/2, इसकी होल स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कहते हैं 3/2। तो 2 1 जा 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 2 ही आ गया अपने पास आंसर, ये फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो, द टेंजेंट्स आर ए एंड आर बी। यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं। ये डायग्राम है इसका, ठीक है। क्या बोला गया था, द टेंजेंट्स आर ए एंड आर बी, यहां पे आर लिखा हुआ है, टी नहीं है, आर ए एंड आर बी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर, ये एक्सटर्नल पॉइंट आर आ गया टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल के ऊपर आ गया था जिसका सेंटर ओ है, इंक्लाइन एट ईच अदर एट एंगल थीटा, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है थीटा, एंड एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहां पे आपको ना एंगल ए दे रखा है, आप इसको सही कर लेना, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये आपस में कहते हैं 90 डिग्री के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, कहने का मतलब। तो ये एंगल ए ओ बी 40 डिग्री है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, आप ये मान के चलना है इसका। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो अपने को थीटा की वैल्यू बतानी है, तो थीटा की वैल्यू अपने को डायरेक्टली पता है, ये 140 डिग्री आ जाएगी, पर करके कैसे दिखाएंगे, तो अपने लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी आर ए आर बी, या फिर एंगल आर लिख लो सीधा डायरेक्टली, ठीक है। एंगल आर इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। ये चार एंगल मिला के कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। किस लिए, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो 1 2 3 4 चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां पे लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल।
ठीक है। तो एंगल ए 90 डिग्री का है, प्लस एंगल एओबी ये जो फाइंड करना है अपने को, प्लस ये भी 90 डिग्री का है, प्लस नहीं ये 40 डिग्री गिवन है अपने को, फाइंड तो अपने को आर करना है, तो ये 40 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन तीनों का सम करेंगे 180 और 220 आ गया, 220 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो एंगल आर इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, ये पूछा गया था, इसका आंसर क्या आ गया, 140 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन नंबर अपने 5, 6, 7, 8 ये 4 भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9, 10, 11 और 12। लास्ट 4 पार्ट बच्चे ये करते हैं अपने। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या बोला गया, मैं आपको बता रहा हूं, डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ये 9 नंबर का आंसर है। ये अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। ये सेक्टर के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है, और इसकी रेडियस अपने को दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अपने को ये बताना है ये जो आर्क है माइनर, ये माइनर आर्क है ए बी, ए ओ बी, ये माइनर आर्क है। अपने को ये बताना है इस आर्क की ए बी, ए ओ बी नहीं ए बी, इस आर्क की लेंथ कितनी होगी ये बताना है अपने को। तो कैसे करेंगे, देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है, इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। यह फॉर्मूला होता है अपने पास 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया अपने पास 14 मल्टीप्लाई थीटा कितना 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये कटिंग करेंगे, ये आ गया 1/4, 7 से कटिंग किया, ये आ गया 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई है, 22 सेंटीमीटर आ गई है। ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखो, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ आर्क इज 60 डिग्री। ये क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ, अपने इससे पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें, देखो ये अपने पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो अपने को इस एरिया का, इसका एरिया फाइंड करना है। ये जो एंगल बना है ना, इस माइनर सेक्टर का अपने को एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा हुआ, आपकी डेस्क वर्क के अंदर भी पूरा नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर इसका एरिया फाइंड किया हुआ है। तो अपने एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ये कटिंग करने पे आ गया 1/6, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 के टेबल पे काटा, आ गया 3, आ गया 11, तो आ गया 11 7 जा 77/3। जब कटिंग करेंगे कितना गया 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्स आ जाएगा 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्स आ गया इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीडियन भी फाइंड करना है और मोड भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले से अपने असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। मीडियन के लिए क्या करेंगे, अपने इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो यह आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 9 9 11, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2th टर्म। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड। तो देख लो, इज इक्वल टू n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9+1/2 टर्म इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5th टर्म आ गया। क्या आ गया, 5th टर्म। और 5th टर्म देख लो कौन सी है, 1 2 3 4 5। 5th टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 6 को। 5th टर्म इज इक्वल टू 6, सो मीडियन इज
6, मीडियन कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद अपने को मोड फाइंड करना है। मोड जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है, तो इसके अंदर देख लो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, 9 हुआ है। मोड इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और कितना आ गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, तो मोड आ गया 9 और मीन कितना आ गया 6 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब लास्ट देखो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स का अपने को मीन फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, यहीं पे करवा देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे करवा देते हैं। तो फर्स्ट एंड देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये क्या होते हैं अपने पास फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर होते हैं। इनका अपने को मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन इज इक्वल टू a प्लस एल बाय 2। जब अपने पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होती है ना, तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a प्लस एल बाय 2, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट टर्म कितनी है 20/2, 22/2 कटिंग करने पे कितना आ गया 11, तो मीन कितना आ गया अपने पास 11 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपना 12 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही साथ सेक्शन ए भी अपना पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। फिर भी बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।